वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 61। विवेक बहुत गिल्ट में था। को आस्था को हर जगह देख चुका था, पर आस्था उसे कहीं नहीं मिली। वो जल्दी से घर से बाहर सड़क पर निकल गया। यहाँ आस्था सड़क पर बेजान सी चल रही थी। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी, बस एका दुका गाड़ियाँ चल रही थी। आस्था को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू अपने आप निकल रहे थे। कुछ देर में बारिश भी शुरू हो गई थी। आस्था जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसे नहीं पता था वो कहाँ है। ये जगह इतनी सुनसान थी और रात की वजह थी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आस्था को बैठे हुए काफी देर हो गए। उसे अब विवेक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो मुंबई छोड़कर जाने का सोच रही थी। इतनी देर में उसके दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। वो उस खाली जगह बैठकर रोए जा रही थी। उसने कुछ खाया भी नहीं था, जिस वजह से उसमें और ताकत नहीं थी कि वो और चल सके। यहाँ विवेक आस्था को ढूंढते हुए सड़क तक आ गया था। वो काफी दूर तक आस्था को देखने लगा। जब वो एक सुनसान गार्डन के पास आया तो उसे एक लड़का बेंच पर बैठी हुई दिखी। विवेक बस उसकी बैग देख पा रहा था। अंधेरा बहुत था। वो बिना कुछ सोचे उस ओर चल दिया। जैसे जैसे वो आस्था के पास जा रहा था उसे यकीन हो गया था ये आस्था ही है। आस्था के रोने की आवाज़ विवेक को सुनाई दी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जाकर आस्था के पास बैठ गया। जब आस्था को लगा कि कोई उसके बाजू में बैठा है तो वो डर गई। उसने अपना सिर मुड़ाया तो विवेक उसे ही देख रहा था। विवेक को देख आस्था ने अपने आंसू रोक ली, अपना सिर नीचे कर जमीन को घूरने लगी। विवेक खड़ा हुआ और आस्था के सामने जाकर बोला, चलो घर, बहुत देर हो रही है। विवेक आस्था से सॉरी बोलना चाहता था, पर वो जानता था कि आस्था उसकी बातें नहीं मानने वाली, इसलिए उसने सख्ती में बोला। आस्था ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना सिर नीचे कर बैठी रही। आस्था को खुद को इग्नोर होता देख विवेक ने फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बातें समझ नहीं आती क्या, घर चलो। आस्था बस नॉर्मल होकर बोली, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर विवेक इस तरह आस्था को अकेले नहीं छोड़ने वाला था। विवेक ने आस्था के दोनों गालों को अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर कर अपने पास लाकर बोला, तुम्हें अगर मेरी बातें समझ नहीं आती तो मैं तुम्हें बता दूं। तुम मेरी वाइफ हो और यहाँ तुम्हें अलग मर्दों के साथ रंग रालिया तो मनाता नहीं देखूंगा। विवेक आस्था के गालों को छोड़कर उसके हाथ को पकड़ उसे ले जाने लगा। यहाँ घर पर राधा, मीत, सानवी, मयूरी सब आस्था का इंतजार कर रहे थे। आरुष बाकी सब अपने घर जा चुके थे। राधा कई बार आस्था का फोन ट्राई कर चुकी थी, पर आस्था ने फोन नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ है ये लड़की, मयूरी बोली। जब दरवाजे पर नोक हुआ तो सानवी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने आस्था खड़ी थी। सानवी उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए बोली, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग और कब तुम्हें कॉल लगा रहे हैं, अब आ रही हो। आस्था ने बहाने बनाते हुए बोली, वो मैं भाई से मिलने गई थी इसलिए देर हो गई। अच्छा चलो खाना खा लो, सानवी बोली। आस्था को भूख तो लगी थी, पर आज उसे खाने का मन नहीं था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाकर आई हूँ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है जाओ सो जाओ, राधा बोली और सब लोग सोने चले गए। यहाँ विवेक अपने बेड पर लेटा खुद को कोस रहा था। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और आस्था को ठेस पहुंचा दिया। ये सब सोचते हुए उसे बहुत लेट नींद आई। अगली सुबह कॉलेज राधा, आस्था, मीत, सानवी, मयूरी सब प्रोफेसर का वेट कर रहे थे। तभी क्लास में शाहिल आया और उसके पीछे प्रोफेसर आए।
प्रोफेसर गिरजेश और शाहिल साथ में क्लास में आए। गिरजेश सर शाहिल का इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोले, ये शाहिल आनंद है, अब से ये आप सब के साथ पढ़ाई करेंगे। शाहिल को जाके के बैठने को बोल प्रोफेसर पढ़ना चालू किए। शाहिल जाकर सानवी के बगल में बैठ गया। सानवी भी मुस्कुराकर उसे ग्रिड किया। क्लास में शांति थी, सब पढ़ रहे थे। वहाँ आरुष की क्लास में आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज सब बैठे हुए थे। आरुष और बाकी सब बात कर रहे थे, पर विवेक शांत था। उसे देख तन्मय ने सबको इशारा किया, तो सब लोग विवेक को देखने लगे। रुचि जो लिपस्टिक लगाते हुए बस आरुष को एक टक देख रही थी। तन्मय विवेक को हिलाते हुए बोला, अबे कहाँ खोया हुआ है? विवेक होश में आकर बोला, नथिंग, कहीं नहीं। कबीर उसे देख बोला, तो तू इतना क्या सोच रहा है जो हम पर ध्यान भी नहीं दे रहा है? विवेक बात बदलते हुए बोला, ये हम लोगों का लास्ट ईयर है कॉलेज में, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। आरुष बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है कि दुनिया मेरे आगे चिटी लगे। कबीर बोला, मैंने अलग सोचा है, मैं एक्टर बनूंगा, जो है वो है। कुछ देर में प्रोफेसर आ चुके थे। क्लास चालू हुई। कुछ देर बाद सब लोग कैंटीन आ चुके थे। आज आस्था उन सब के साथ ना आकर घर चली गई थी। विवेक को पता था कि आस्था उसे नहीं देखना चाहती हैं। वो बस वहाँ बैठकर सबकी बातें सुन रहा था। तभी कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई कि सब लोग हॉल में आ जाए। कुछ देर में सब लोग हॉल में थे। प्रिंसिपल बोले, आप सबको को एक जरूरी सूचना देना है। बास्केटबॉल का मैच दूसरी कॉलेज के साथ है। आप जितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हो सभी अपना नाम दर्ज करवा दो। और पिछले 2 साल से हमारी कॉलेज हारती आई है, तो मैं चाहूँगा कि इस बार ट्रॉफी हमारी कॉलेज आए। और गर्ल्स, आप सब के लिए भी एक जरूरी सूचना है, इस बार दूसरी कॉलेज के साथ आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि म्यूजिक, चेस और खींचने रेस में आप सबको को ट्रॉफी लानी है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। सब लोग बाहर आने लगे। आरुष और बाकी सब लोग राधा के फ्लैट पर आ चुके थे। विवेक बार बार आस्था के रूम की ओर देख रहा था। तन्मय बोला, तुम सब बास्केटबॉल के लिए तैयार होना। तो राज बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, हम सब तैयार है। सानवी बोली, मैं चेस में भाग लूंगी। राधा भी जोश में बोली, और हम म्यूजिक में भाग लेंगे। मीत रेस में भाग लेने वाली थी, तो मयूरी ने किचन में भाग लेने का सोचा। किसी भी लड़कों को नहीं पता था कि वो किन चीज़ों में माहिर है। वो सभी देखना चाहते थे कि लड़कियां किन चीज़ों में माहिर है। आरुष राधा को उठाते हुए बोला, चलो मेरे साथ किचन में, मुझे भूख लगी है। आरुष राधा को खींचते हुए लेकर गया। वो राधा को खड़ा कर बोला, मुझे भूख लगी है। आरुष किसी बच्चे की तरह बोल रहा था। राधा को भी लगा कि उसे भूख लगी है, तो राधा ने आलू उबलने के लिए रख दिया। आरुष किचन पर बैठकर राधा को देख रहा था। राधा ने आटा मारना चाहा तो आरुष बोला, रुका, आटा मैं लगाता हूँ। राधा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? ये क्या बोल रहे हो? देखो, हम अभी तुम्हारे लिए दवा लाते हैं। वो जैसे जाने को हुई तो आरुष उसे खींचकर किचन पर बैठा दिया और बोला, शांत रहो और मुझे बताओ कि इसे कैसे करते हैं, वरना अभी मैं तुम्हें किस करना शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं, हम बताते हैं, पहले पानी लो। राधा धीरे धीरे आरुष को सब बताने लगी। यहाँ आस्था अपने रूम में थी। विवेक भी बहाने से आस्था की रूम की ओर चल दिया। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो आस्था सामने बेड पर सो रही थी। विवेक मुस्कुरा दिया। वो सुबह से आस्था को नहीं देखा था। वो और ज्यादा खुद को रोक नहीं पाया और आस्था के पास आ गया। आस्था किसी बच्चों की तरह सो रही थी। आस्था के होठों पर अभी तक विवेक के निशान थे।
जो सूखकर पपड़ी बन चुके थे। विवेक आस्था को बहुत गौर से देख रहा था। बालों में ढीली सी चोटी बना रखा था, जिससे उसके बाल पंखे की हवा से उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। आस्था का गेहुआ रंग जो कल के बाद से और चमक रहा था। आस्था की शादी के बाद से उसका निखार और बढ़ गया था। हल्का सा सफेद सूट पहनकर आराम से सो रही थी। विवेक बस एकटक उसे देखे जा रहा था। उसे कल वाले सीन याद आ गए, जिससे विवेक के अरमान फिर जागने लगे थे। उसने कभी भी ये फीलिंग एलिन के लिए महसूस नहीं किया था, जबकि वो एलिन के साथ कई बार इंटीमेट हुआ था। पर उसे एलिना की फीलिंग और आस्था की फीलिंग में बहुत अंतर लगा। आस्था की नींद इतनी कच्ची थी कि जब से उसे लगा कि उसे कोई बहुत देर से देख रहा है तो वो झट से अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने खड़े इंसान को देख आस्था जो चिल्लाने वाली थी। वो चुप हो गई और करवट दूसरी ओर ले ली। विवेक को फर्क नहीं पड़ा, वो मुस्कुराकर बेड पर लेट गया। आस्था को कुछ अजीब लगा, पर वो पलट तब तक विवेक उसे अपने ऊपर खींच चुका था। अब आस्था के हाथ विवेक के सीने पर थे, आस्था के बाल विवेक के चेहरे पर लटक रहे थे। विवेक ने आस्था की कमर को कस के पकड़ा हुआ था। आस्था गुस्से में उठने को हुई तो विवेक ने उसे और कस के पकड़ लिया। आस्था विवेक से बात नहीं करना चाहती थी। विवेक उसे शांत देख बोला, कल के लिए सॉरी। कल सारी मेरी गलती है, पर आज मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया और ना कभी रह पाऊंगा। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। आस्था को विवेक की बात सुन खुश होना चाहिए, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एक झटके से विवेक को खुद से अलग की और बोली, दोबारा मुझसे ये से बात मत करना। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, ना अब तुम मेरे फ्रेंड हो। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। विवेक भी बैठ गया और आस्था को पीछे से हक कर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब गलती की है तो बीवी जो सजा से वो मंजूर है, पर दूर रहने की बात तो मैं नहीं सुनने वाला। आस्था को समझ नहीं आ रहा था वो विवेक को क्या बोले। वो विवेक अलग कर बाहर चली गई। विवेक भी आस्था के पीछे पीछे आ गया। यहाँ राध्या सबके लिए आलू के पराठे बना रही थी। सब लोग नाश्ता कर अपने अपने घर चल गए। अगले दिन सबने अपना अपना नाम दर्ज कर दिया था। सब लोग को प्रैक्टिस भी करनी थी। शाहिल भी पार्टिसिपेट किया था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय विवेक को। विवेक जब भी शाहिल को देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता था, पर सबकी वजह से उसने कुछ नहीं बोला। एपिसोड 62। आरुष, राज, तन्मय, कबीर, विवेक, शाहिल और भी कई लड़के शाम को प्रैक्टिस के लिए गार्डन गए। वहां पर और भी कई ग्रुप प्रैक्टिस के लिए आए थे। ये वही ग्रुप है जो आरुष की टीम के साथ टकराने वाले थे। वो लड़के जब आरुष को और उसकी टीम को देख पहचान गए। उनमें से एक लड़के का नाम विवान था, जो आरुष के साथ ही पहले पढ़ता था। विवान की आरुष और उसके दोस्तों के साथ कभी नहीं बनी, क्योंकि वो आरुष की पॉपुलैरिटी से जलता था। इसलिए वो हमेशा उन सब को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। जब आरुष और बाकी सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तब बॉल स्टेडियम के गेट के पास गई। आरुष की टीम से एक लड़का बॉल लेने वहां गया, तो विवान ने बॉल पहले उठा ली और अपनी एक उंगली पर नचाते हुए एटीट्यूड के साथ आरुष के पास आया। क्या बात है आरुष खुराना, इस बार मेरे साथ कंपटीशन में हारने वाला है। सो आरुष, कैसा लग रहा है? हर बार अपनी कॉलेज को हारता देख, और इस बार तू अपनी कॉलेज को हारने में प्रमोट करेगा। आरुष और बाकी सब सुन रहे थे। तन्मय भी उसी एटीट्यूड में बोला, क्या बात है, हर बार स्कूल में हम सब मिलकर तुझे धूल चटाते थे, लेकिन तू हर बार अपना मुंह लेकर हमसे फिर हारने की तैयारी करता है। राज बोला, कुत्ते की दुम टेडी की टेढ़ी ही रहती हैं, उसे कितना भी सीधा करो। बस विवान और उस कुत्तों में बहुत अंतर नहीं है, बस वो लोग वफादार होते हैं।
और तेरे बारे कुछ कह नहीं सकते। वो तो कंपटीशन के बाद पता चलेगा कौन वफादार है। विवान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। आरुष ने विवान के कंधे पर अपने हाथ रख बोला, तू चिंता मत, इस बार ट्रॉफी तो मुंबई छत्रपति इंटरनेशनल कॉलेज में ही आएगा। देखते हैं। और जो हारेगा उसे सबके सामने स्टेडियम अपने कान पकड़कर घुटनों पर बैठना होगा। फिर तो तू तैयारी कर ले, क्योंकि हर बार हारने का खिताब तेरे खाते में आता है। यहाँ शाहिल को उनकी दुश्मनी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उन सबकी बातें सुन रहा था। सब लोग ने चैलेंज ले लिया। कुछ देर में विवान की टीम वहां से दूसरे स्टेडियम में चली गई। आरुष और टीम ने शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रैक्टिस की। वो सभी बुरी तरह से पसीने से लथपथ थे। प्रैक्टिस के बाद सब घर जा चुके थे। आरुष थक कर घर आया तो शिला जी आरुष के लिए ऑरेंज जूस लेकर आई। अरे बेटा, पहले इस पिलो, उसके बाद जाओ फ्रेश हो जाओ। आरुष सोफे पर बैठ गया और एक बार में सारा जूस पी गया। शिलाजी आरुष के पास बैठ गई तो आरुष ने उनके पैरों पर अपने सिर को रख लेट गया। मॉम, बहुत थक गया हूँ, पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। शिलाजी आरुष के बालों को सहलाते हुए बोली, ठीक है जाओ नहा लो, फिर मैं गर्म तेल से तुम्हें मसाज देती हूँ। अब जल्दी जाओ। आरुष भी उठकर आलस में अपने कमरे में जाने लगा। 15 दिन बाद कॉम्पिटिशन था, इसलिए सब लोग तैयारी में लग गए थे। अगली सुबह सभी बॉयज उठकर जल्दी ही स्टेडियम पहुंच गई थी। यहाँ गर्ल्स भी रेस की तैयारी में गार्डन आई थी। मीत भी मयूरी और सानवी को लेकर आई थी। स्टेडियम के सामने ही सारी गर्ल्स भी रेस लगी हुई थी। रेस ग्राउंड काफी बड़ा था, पर लड़कों को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि 2 दिन से वो एक दूसरे को नहीं मिले थे। मीत शुरू से ही एक एथलीट रही है। वो भले ही पढ़ाई में कमजोर अच्छी हो, पर उसने कई मेडल अपने नाम किए हैं। पर सानवी और मयूरी को गुस्सा आ रहा था। मीत उन लोगों को सुबह सुबह उठा कर ले आई और सब लोगों को भागते हुए देख रहे हैं। वो मयूरी जाकर 3 नारियल पानी लेकर आई। मीत ने रेस के 2 चक्कर लगा लिए थे। यहाँ पर लेवल 1 के बाद सभी लड़कों को ब्रेक मिला था। वो सभी स्टेडियम से बाहर आकर इधर उधर घूमने लगे। कुछ लड़कियां तो आरुष और उसके दोस्तों को देखने आई थी। ये मीत कहाँ चली गई? हमें सुबह सुबह उठाकर यहाँ लाकर खुद गायब हो गई। मयूरी और सानवी इधर उधर मीत को खोज रहे थे। दूर से विवेक ने सानवी और मयूरी को देख लिया। उसने तन्मय और कबीर को कहा, क्या यहाँ गर्ल्स भी आई हुई है? कबीर अपने पैरों पर बेल्ट बांधते हुए बोला, क्या बोल रहा है, यहाँ कहाँ वो आएंगी? विवेक ने कबीर के बाल पकड़कर उसका सिर सामने किया तो कबीर देखा। आरुष और तन्मय राज ने देखा तो सामने एक पत्थर के बेंच पर सानवी और मयूरी नारियल पानी पी रही थी। अब उन दोनों को देख तन्मय कबीर कहाँ रुकने वाले थे। वो जैसे जाने को हुए तो आरुष बोला, कहाँ जा रहे हो? चुपचाप 10 मिनट बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, समझे? कबीर तन्मय का मुंह उतर गया। फिर कबीर अपना दिमाग चलाते हुए बोला, सोच अगर राध्या भी आई होगी तो, क्योंकि वो देख मीत कहीं से आ रही है, हो सकता है राध्या भी आई होगी और हम 2 दिन उन्हें ठीक से देखा भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा बात करेंगे। विवेक जले पर नमक डालते हुए बोला, नहीं आरुष, ये लड़कियां हमारे लिए किसी नशे की तरह है। सामने आते ही वो नशे से हम बच नहीं सकते। देख कैसे वो सब हमसे इतनी दूर है, फिर भी जब तक ये सामने उन्हें नहीं मिलते इनकी ये लत नहीं जाएगी। कबीर और तन्मय राज विवेक को घूर रहे थे। राज उसे आंखें दिखाते हुए बोला, साले तू बना कोई गर्लफ्रेंड, तुझे तेरी गर्लफ्रेंड के पास भी नहीं जाने दूंगा। तन्मय फिर मस्का लगाते हुए बोला, यार देखना इतनी अच्छी सुबह है और हर कोई अपने पार्टनर के साथ लगा हुआ है। ये से मैं जब वो मेरे सामने है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ।
आरुष ने इधर उधर देखा तो कई सारे कपल, वो बूढ़े हो या जवान, सब अपने पार्टनर के साथ है। और जो लोग अकेले हैं वो कॉलेज के कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। उन सब की बात सुन आरुष को भी राध्या की याद आई। वो बोला, ठीक है, जाओ और मुझे मैसेज करके बताओ कि राध्या आई है या नहीं। इतना सुनते ही कबीर और तन्मय राज वहां से सीधा निकल गए। यहाँ मीत को सानवी और मयूरी डांट रहे थे। तुम बार बार कहाँ गायब हो जाती हो, हम कब से तुम्हें देख रहे हैं। मीत, सॉरी यार, मैं वो वहां पर अपने सेकंड काउंट के लिए गई थी। वो सभी बात कर रहे थे। तब तक कबीर, राज, तनामिया उनके सामने आकर खड़े हो गए। तीनों ने सिर उठाकर देखा तो अपने सामने राज, कबीर, तमन्या को देख हैरानी से मीत बोली, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। राज बोला, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ कैसे। मयूरी जवाब देते हुए बोली, वो मीत ने एथलीट में पार्ट लिया है तो सुबह खुद तो आई, साथ में हमें भी जगा लाई। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या राध्या भी आई है। नहीं, वो तो घर पर है। क्यों। सानवी के बोलने पर तन्मय बोला, एल लग गए, अब वो हमें यहाँ खड़ा भी नहीं होने देगा। तन्मय ने सानवी से नारियल पानी लेकर खुद पीने लगा। एपिसोड 63। सानवी तन्मय को घूरते हुए बोली, तुम अपने लिए दूसरा नारियल पानी खरीदो, ये मेरा है। तन्मय उसे देखते हुए बोला, बेबी क्या मेरा क्या तुम्हारा, पहले ये बताओ कि राध्या और आस्था क्यों नहीं आई। वो राध्या ने बोला कि उसे नहीं आना था इसलिए वो नहीं आई। मयूरी बोली तो राज बोला, अबे टाइम खत्म हुआ, चल प्रैक्टिस का समय हो गया है। वो सभी चले गए। ये से ही करते हुए 15 दिन बीत गए, पर इस बीच किसी का मिलना जुलना नहीं हुआ। अगले दिन रेस था, वहाँ पर सभी एथलीट खड़े थे, तो सभी कॉलेज के लोग अपनी अपनी कॉलेज को चेयर करने आए थे। राज, कबीर, तन्मय, विवेक, आरुष, राध्या, सानवी, आस्था, मयूरी सब मीत को देख रहे थे। चारों लड़कों को पता था मीरथवा कॉलेज की गर्ल रिवानी हर बार जीतती है, उसे कोई भी हरा नहीं पाता। और किसी को नहीं पता था कि मीत सच में एक एथलीट है, क्योंकि कभी किसी ने मीत को ये से नहीं देखा था। ऊपर से उनकी कॉलेज हर बार टॉप 10 में 8वीं या 9 पोजीशन पर आते थे। उसमें से लड़कियां हमेशा हारते आई थी। वही मीत पूरे कॉन्फिडेंट में खड़ी थी। उसी के बगल में रिवनी खड़ी थी। वो मीत को देख बोली, तुम छत्रपति कॉलेज की हो ना, जो हमेशा ये रेस हारती आई है। कमाल है, इस कॉलेज की लड़कियों में बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है। पर कोई नहीं, इस बार फिर से तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। मीत ने बस एक शब्द कहा, वो तो वक्त बताएगा। तब तक ये अनाउंस हुआ कि सभी लोग अपनी पोजीशन ले। सब लोग अपनी अपनी जगह आ गए। गोली की आवाज सुन सब ने भागना चालू किया। रिवानी सबसे आगे थी, तो वही मीत की शुरुआत धीरे हुई थी। वो सबसे पीछे थी। सब लोग बस मीत को देख रहे थे, जो सबसे धीरे भाग रही थी। वही रुचि और उसके फ्रेंड हंसते हुए बोले, जब पता था कि नहीं दौड़ सकती तो क्या जरूरत थी पूरी कॉलेज को दाव पर लगाने की। उनकी बातें राज और बाकी सब सुन सकते थे। राज ने गुस्से में उन लोग को देखा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सब रेस देखने लगे। वही जैसे सभी एथलीट की थोड़ा धीरे हुए तो मीत ने अपनी रफ्तार तेज कर लिया। देखते ही देखते वो सभी एथलीट को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। अब वो रिवानी के बराबर थी। सब लोग तो जैसे मीत को देख रहे थे। मीत की ट्रिक्स सच में बहुत अच्छी थी। देखते ही देखते मीत ने रेस की रिबन को पार कर दिया, तो वही सभी टीचर और प्रिंसिपल भी जोर से ताली बजा रहे थे। राज तो सोच में था, मीत इतनी अच्छी रेसर है। मीत को गोल्ड मेडल पहनाया गया, रिवानी को सिल्वर मेडल और एक एथलीट जो शिवानी थी उसे ब्रोंज मेडल पहनाया गया। रिवानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मीत ने राज को देखा जो उसे प्राउड से देख रहा था। मीत भी उसे देख मुस्कुरा दी। सब लोग कैंटीन गए।
राज तो मीत के लिए कई प्रोटीन के जूस और खाने के सामान ले आया। मयूरी मीत को गले लगाकर बोली, तुम कमाल हो, हमें नहीं लगा था कि तुम जीत जाओगी। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी अच्छी एथलीट हो। मीत बोली, इसमें बताने वाली क्या बात है, एक न एक दिन सबको पता चलना ही था। मीत के क्लास के लोग उसे आकर बधाई दे रहे थे। दे भी क्यों ना, उसने कॉलेज के साथ साथ अपनी क्लास को भी पॉपुलर किया था। कॉलेज के सभी लोग मीत को आकर बधाई दे रहे थे। पूरी कॉलेज को खेलों के पैम्पलेट से सजाया गया था। सब बस तैयारियों में लगे थे। अगला कंपटीशन शाम को था, जो सानवी करने वाली थी। उसके अपोजिट एक लड़का था, जो काफी होशियार था। अब देखना ये था कि सानवी जीत पाएगी या नहीं। मीत को राज घर लेकर गया ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। राध्या आरुष के साथ फुटबॉल ग्राउंड में थी। सानवी और मयूरी अपनी क्लास की सजावट में लगे थे। आस्था कैंटीन में से अपने लिए बर्गर लेने जा रही थी। तब तक विवेक आस्था के पास बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंचा। वो उसे देते हुए बोला, लो, तुम्हें भूख लगी थी ना। पर आस्था ने विवेक को इग्नोर कर वहां से जाने लगी। तो विवेक उसके आगे आते हुए उसे मनाते हुए बोला, तुम गुस्सा मुझसे हो तो खाने पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो। विवेक ने आस्था को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दे दी और बोला, तुम इसे खाओ, मैं अभी आता हूँ। ये बोल वो वहां से चला गया। आस्था विवेक को देख रही थी। उसके आंसू अपने आप निकल गए। विवेक के साथ वो जबरदस्ती वो भूल नहीं पा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और बर्गर का एक बाइट खाई तो उसे उल्टी जैसा हुआ। वो जल्दी से वॉशरूम में गई। मयूरी को कुछ दिन से या तो चक्कर आए या उसे टाइम के बिना ही भूख लग जाती थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। राध्या ने उसे कई बार हॉस्पिटल भी जाने को कहा पर आस्था मना कर देती। शाम 4 बजे सभी लोग हॉल में आ चुके थे। सावी और उसका कंपीटाइडर शिवा बीच में बैठे थे। सबकी नज़र सानवी और शिवा पर था। पहली चाल शिवा ने चली तो अगली बारी सानवी की थी। उसने भी अपनी बारी में एक सैनिक को आगे किया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सबकी नज़र बस गेम पर थी। सानवी ने लास्ट में शिवा के राजा को मात दे दी थी, जिससे सब सानवी को देखते ही रह गए। उसने ये कैसे किया? शिवा सानवी को देख हैरान था। तन्मय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राज उसे देखते हुए बोला, वो स्त्री है तो कुछ भी कर सकती है। राध्या, मीत, मयूरी, आस्था राज को घूरने लगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राज हड़बड़ाते हुए बोला, मैं तो बस ये से ही बोला, तुम खाने वाली नजरों से मत देखो। सानवी को पहली ट्रॉफी मिली, सब खुश थे। इस बार कॉलेज का प्रदर्शन काफी अच्छा था। सब अपने अपने में बिजी हो गए। तन्मय ने मौका देख सानवी को गले लगा लिया। क्या बात है, मेरी चासमिस इतनी होशियार है, मुझे नहीं पता था। सानवी अपने चश्मे को नाक के ऊपर कर प्राउडली बोली, वो तो मैं हूँ। सानवी तिवारी ये से थोड़ी ना हार मानती। वह क्या बात है, तिवारी जी को आजकल बोलना भी आ गया है। सानवी चुप होकर मासूमियत से बोली, क्या सच में बहुत बोलने लगी हूँ? उसे देख उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम बहुत क्यूट हो, अभी अगर सब लोग नहीं होते तो मैं पक्का तुम्हें खा जाता। सानवी मुंह फुलाकर बोली, तुम हमेशा मुझे खाने की बात क्यों करते हो? मैं क्या कोई खाने की चीज़ हूँ? हाँ, खाने की चीज़ तो हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। तन्मय ने सानवी को गले लगा लिया और सानवी बोली, कुछ महीनों बाद तुम इस कॉलेज से चले जाओगे, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मुझे हमारे लिए बाहर जाना होगा। फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वही राध्या म्यूजिक रूम में चक्कर लगा रही थी। कल राध्या की परफॉर्मेंस थी, वो बहुत परेशान भी थी। आरुष राध्या को खोजते हुए म्यूजिक लॉन्च में आ गया। वो राध्या अलेकी ही घूम रही थी।
आरुष जाकर राध्या को पीछे से पकड़ लिया और अपने हाथ उसकी कमर में डाल दिया। तुम अकेले भूत जैसे यहाँ क्यों भटक रही हो? राध्या पहले तो डर गई थी, पर जब उसने आरुष की छुअन को महसूस किया तो वो बोली, हमें बहुत डर लग रहा है। कल कैसे सब कुछ होगा? अगर किसी को हमारा म्यूजिक पसंद नहीं आया तो? राध्या एक सांस में सब बोल गई। आरुष उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। और ये से बेकर्मा करने से क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे खुश करना चाहिए, तब जाकर तुम जीतोगी? राध्या आरुष को दूर धकेल बोली, हम अच्छे से जानते हैं तुम क्या चाहते हो, अब चुप रहो। जब तक तुम बास्केटबॉल प्रतियोगिता नहीं जीतते हम तुम्हें खुद को टच भी नहीं करने देंगे। आरुष तो दंग रह गया। ये कैसी फरमाइश थी? यहाँ मैंने पिछले 20 दिनों से इसे देखा भी नहीं और ये कैसे मुझे दूर रख सकती है? वो राध्या के कंधे पर अपना सिर रख क्यूट सा मुंह बनाते हुए बोला, प्लीज ना, कितने दिन हो गए और तुम मुझे 2 दिन और वेट करने को बोल रही हो? प्लीज मान जाओ। राध्या ने आरुष के दोनों हाथों से आरुष के चेहरे को ऊपर बोली, अब तुम नाटक मत करो। हमने कहा ना, पहले जीतो और फिर हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। आरुष ने राध्या की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी, कुछ भी करेंगे? वो राध्या के दोनों बाजू को खींचकर दीवार से सटा कर बोला, अपनी बात भूलना मत, कुछ भी करोगी? आरुष को ये से देख एक पल के लिए राध्या को अफसोस अपने कहे गए शब्दों पर हुआ, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती। आरुष राध्या के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए एक प्यासे शिकार की तरह बोला, फिर 2 दिन बाद तुम रेडी रहना और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भेजूंगा। वो क्या है ना, मेरी तुम्हारी फर्स्ट नाइट 2 दिन बाद होगी। इतना बोल आरुष राध्या के गालों पर किसकर वहां से चला गया। राध्या वहां पर अभी भी वैसे ही खड़ी थी, उसने जाने अनजाने में अपने हो पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ आस्था की हालत थोड़ी खराब थी। वो शांति से जाकर एक जगह बैठ गई। उसे चक्कर आ रहे थे। विवेक आस्था को एक क्लास में अपना सिर रख लेटा देखा। वो आस्था के पास गया और आस्था के सिर को छूकर देखा तो आस्था नॉर्मल थी, तो वो यहाँ क्यों ये से लेटी थी? विवेक के छूने से आस्था आंखें खोल विवेक को देखी, पर कुछ रिएक्ट नहीं की। विवेक आस्था के पास बैठ गया और बोला, क्या हुआ है तुम्हें? आस्था रूड होकर बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। आस्था के बोलने से विवेक को फिर गुस्सा आ गया था। वो आस्था को खींचकर अपने पास किया और बोला, मुझे ये हर वक्त बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। विवेक के गुस्से से एक पल को तो आस्था भी डर गई थी, पर वो हिम्मत कर फिर बोली, इस बार क्या करोगे? फिर से वैसा ही जैसा तुमने पहले किया था? तो मैं तुम्हें बता दूं कि नहीं डरती तुम्हारी इन धमकियों से। किस लिए तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? इसलिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ या इसलिए कि तुम्हें अपने किए पर रिग्रेट है? अगर तुम मुझ पर कोई एहसान दिखाना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद रह सकती हूँ। तुम्हें और मेरी भाभी कोई अंतर नहीं है। वो पैसों के लिए मेरी शादी किसी और से कर रही थी और तुमने वो सब किया जो मैं तुमसे सच्चे दिल से चाहती थी, पर तुमने अपने गुस्से के लिए मुझे यूज किया। तुम मुझे अपनी वाइफ कहते हो ना, तो क्या तुम मुझसे कभी प्यार किया है? बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। पर विवेक कुछ नहीं बोला। आस्था अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तुम परेशान मत हो विवेक, मैं जानती हूँ कि तुम एलिना से प्यार करते हो, इसलिए मैं किसी और के जगह कैसे आ सकती हूँ। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम खुद मुझे उस जगह बसाओ, पर कुछ भी वैसा नहीं है विवेक, और अब मैंने उम्मीद छोड़ दी। तुम्हारा जो हक था मुझ पर मैंने तुम्हें दे दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास, बस अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, तुमने ही कहा था कि हम दोनों दूर रहेंगे, अपनी शादी को कभी सामने नहीं लाएंगे। तो अब मैं बोल रही हूँ,
मुझे प्लीज जीने दो इससे पहले कि मैं खुद को ही खत्म कर दूं। बहुत इंतजार किया तुम्हारा पर अब नहीं होता। विवेक को आस्था की बातें किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो और वहां नहीं रुका और चला गया। आस्था वहां बैठ रो रही थी। तुम क्यों ये से हो विवेक, तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम प्यार करते हो, तो क्यों केयर कर रहे हो मेरी। विवेक बाहर से आस्था की सारी बातें सुन रहा था। वो नहीं कर पा रहा था कुछ भी, वो आस्था को पास भी रखना चाहता था और एलिना को अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहा था। राध्या, आस्था, मीत, मयूरी सब घर आ चुके थे। मयूरी खाना खा रही थी, टेबल पर बैठ आस्था और मीत टीवी देख रहे थे। वही आस्था परेशान सी फिर से घर में घूम रही थी। मयूरी उसे देखते हुए जब पक गई तब बोली, बस राधे, आज ही सारे फेरे लोगी, कुछ आरुष के साथ के लिए भी छोड़ दो। आस्था भी मयूरी का साथ देते हुए बोली, हाँ राधा, ये कब से क्या घूम रही हो, तुम्हें हुआ क्या है। सानवी कमरे से बाहर आते हुए बोली, लगता है आरुष ने कुछ डिमांड की है। राधा सानवी के पास जाकर उसे टपली मारते हुए बोली, तुम कब से इतना बोलने लगी। वो हम कल के म्यूजिक के लिए परेशान हैं, तो इसमें परेशान हो वाली कौन सी बात है, देखना तुम हो जितोगी। मीत बोली। राधा उन सबको देख बोली, तुम सब कुछ भी मत बोलो, मैं सोने जा रही हूँ। एपिसोड 64। अगली सुबह 10 बजे सब तैयार होकर कॉलेज पहुंच गए थे। यहाँ रोरा, रुचि, एवा ने प्लान बनाया था ताकि राध्या स्टेज तक न पहुंच सके। कॉलेज की चहल पहल इतनी थी कि कोई किसी की बात ना सुन पाए। राध्या सभी कैंडिडेट के साथ म्यूजिक रूम में थी। कई कॉलेज के लोग म्यूजिक में पार्ट लिए थे, पर किसी ने सितार बजाने में कभी हिस्सा नहीं लिया था, सिवाय राध्या के। राध्या को बचपन से संगीत में भाग लिया था। वो हर जन्माष्टमी पर अपने गांव के मंदिर में रात को उन सितार से पूरे मंदिर और गांव को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन शहरों का कल्चर अलग था। यहाँ लोग सितार को ओल्ड फैशन मानते थे। तो देखना ये है कि इनमें से कौन जीत पाता है। वही राध्या अपना सितार लेकर बैठी थी। कई लड़कियां उसे देख बातें बना रहे थे। राध्या अपने संगीत पर ध्यान दे रही थी। तब तक एक लड़की आकर राध्या से बोली, वो तुम्हारी फ्रेंड मयूरी तुम्हें लैब में बुला रही है। राध्या को उस लड़की की बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसके पास फोन भी नहीं था कि वो मयूरी को कॉल करे। वो उस लड़की की बात मानकर लेब की ओर चल दी, जो कि लेब सबसे आखिरी में था, इसलिए वहाँ कोई नहीं आता जाता है। वो बोलते बोलते जा रही थी, ये मयूरी भी ना कोई लैब में मिलने बुलाता है क्या। वो जा ही रही थी कि तब तक उसे रास्ते में राज मिल गया। वो राध्या को देख बोला, अरे तुम्हें तो इस वक्त म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करना चाहिए और तुम कहाँ जा रही हो। कुछ नहीं, वो मयूरी ने हमें लैब में बुलाया है, शायद उसे कुछ काम है। उसकी बातें सुन राज कंफ्यूज होते हुए बोला, पर लैब तो बंद है और जहाँ तक मुझे पता है मयूरी तो हॉल में सबके साथ बैठी है। राज की बात सुन राध्या हैरान होते हुए बोली, पर एक लड़की आई थी, उसने कहा कि मयूरी हमें बुला रही हैं। क्या? एक काम करो, तुम म्यूजिक रूम में जाओ, मैं देखता हूँ। राध्या भी हाँ बोलकर वहाँ से चली गई। यहाँ रोरा, रुचि, एवा वहाँ छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। रुचि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन तीनों का प्लान फेल हो गया था। वो सभी राध्या को लैब में बंद करने का सोची थी, जिससे राध्या संगीत में टाइम से ना पहुंच और उसकी सबके सामने बेइज्जती हो, पर सही वक्त पर राज ने सब कुछ पलट दिया। यहाँ पर राज जब लैब के पास गया तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ से वापस आ गया और सबके साथ बैठ गया। मयूरी भी कबीर के साथ बैठी थी। राज कुछ न बोला, वो मीत के पास जाकर बैठ गया। यहाँ कॉम्पिटिशन चालू हुआ। राध्या की कंपटीटर शालिनी नाम की एक लड़की थी जो दूसरे कॉलेज से थी। वो गिटार बजाने वाली थी।
जबकि उसके अपोजिट राध्या सितार बजाने वाली थी। शालिनी बहुत अच्छी लड़की थी। जब दोनों का नाम अनाउंसमेंट हुआ तो दोनों आकर अपनी पोजीशन ले लिए। राध्या एक और बैठ गई, सितार को अपने लेफ्ट पैर से राइट कंधे पर टिका दी। शालिनी खड़ी हुई थी। शालिनी मुस्कुराकर राध्या को थंब दिखाकर ऑल द बेस्ट बोला, बदले में राध्या उसे भी मुस्कुराकर ऑल द बेस्ट विश किया। तभी हॉल का पर्दा खुला, सबकी नज़र राध्या और शालिनी पर थी। पहले शुरुआत शालिनी ने की, एक मॉडर्न सरे गमा प धनी सा से म्यूजिक की धुन पर राग बहुत अच्छा जा रहा था। जब शालिनी रुकी तो उसी धुन को राध्या ने एक शांत और धुन से शुरू किया। सबकी नज़र शालिनी और राध्या से हटी नहीं रही थी। दोनों एक से बढ़कर एक थे। ये कहना मुश्किल था कि बेस्ट कौन है। एक ने कल्चर को मॉडर्न रूप से सराहा तो दूसरे ने उस संगीत को अपने पुराने और धर्मों को अच्छे से निभाया। और म्यूजिक में कोई भी जीत हार से नहीं गाता, बल्कि अपने अच्छे मन से और एक पवित्र मन से सबका दिल जीतता है। जो अभी राध्या और शालिनी कर रहे थे। कहने को तो दोनों कंपीटिटर है, पर दोनों को देखकर लग रहा था दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हो। जजिस भी हैरान थे कि दोनों में से किसे जिताया जाए। शालिनी ने अपनी गिटार की धुन के साथ खुद भी खोई हुई हिल रही थी, जबकि राध्या ने अपनी आंखें बंद कर शालिनी की धुन को मन में उतार कर खुद भी स्टेप बाय स्टेप अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। जब दोनों ने अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बंद कर अपनी आंखें खोल सबको देख, दोनों ने अपने हाथ जोड़कर लोगों को धन्यवाद किया। और राध्या अपनी जगह से खड़ी हुई और दोनों स्टेज के बीच आकर खड़ी हो गई। सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, पर जजेस ने ये कहा कि वो रिजल्ट एक ब्रेक के बाद बताएंगे, जिसे सुन सबके चेहरे लटके थे। पर राध्या और शालिनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो सभी बाहर चले गए। राध्या और उसके फ्रेंड कैंटीन में बैठे थे। दोनों कॉलेज के लोग अपने अपने कॉलेज के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। मयूरी बोली, राध्या तुम परेशान मत होना क्योंकि तुम ही जीतोगी। कबीर उसे डटाते हुए बोला, तुमने सपना देखा है, अभी कुछ मत बोलना, सब सही होगा, जिसने अच्छा किया उसे ही जीत मिलेगी। और हम सब ने देखा कि दोनों ने अच्छा किया। सब लोग कबीर के बात पर हामी जताए। तो विवेक तो किसी और ही मूड में था। आस्था उसके बगल में बैठी थी। न जाने विवेक को क्या सूझा, उसने आस्था के हाथों को नीचे से पकड़ लिया, जिससे आस्था शौक हुई, पर उसने विवेक को ना देखकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। पर विवेक उसे नहीं छोड़ रहा था। फिर जब आस्था ने कोशिश करना बंद कर दिया तो विवेक ने आस्था का हाथ छोड़ दिया और उसकी कमर पर अपना हाथ लगाया तो आस्था की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत टाइट होकर बैठ गई। आस्था की हरकतों को देखकर सब आस्था को बोले, आस्था तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना हिल क्यों रही हो। तो आस्था ने झूठी मुस्कान से बोली, कुछ नहीं, तुम सब बात करो, मैं अभी आती हूँ। आस्था वहां से उठकर चली गई। विवेक मन ही मन मुस्कुरा दिया। कुछ देर में सब लोग फिर से हॉल में इकट्ठा हो गए थे। जजेस बोले, हम जानते हैं कि आप सबको रिजल्ट का इंतजार है, पर यह कहना मुश्किल है कि कौन बेहतर है। दोनों ही अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग ने फैसला किया है कि किसी एक को जिताकर किसी दूसरे को नीचा न दिखाए, इसलिए इस कंपटीशन में हम दोनों को ही विजेता घोषित किया है। राध्या और शालिनी दोनों ही खुश थी। दोनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सब खुश हुए कि दोनों कॉलेज ने म्यूजिक में टॉप किया। अब सबसे बड़ी गेम कल होनी थी, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार आरुष को था। वही राध्या के पसीने अभी से छूट रहे थे, क्योंकि हर कुछ देर में आरुष उसे याद दिलाता कि उसने उसे क्या कहा था। तो वही इन सब चीज़ों से बेखबर कि पांचों की जिंदगी में क्या तूफान रुचि लाने वाली है। रुचि कुछ बड़ा सोच रही थी, कैसे वो सभी को एक झटके में अलग कर दे, कैसे सारे लड़के लड़कियों से नफरत करेंगे। एपिसोड 65। सभी लोग को बस कल का इंतजार था।
आरुष की टीम का कलर रेड था जबकि विवान की टीम का कलर पीला था। कंपटीशन ने आरुष की कॉलेज में हो रहा था क्योंकि आरुष की कॉलेज एरिया वाइज बड़ा था। इस वजह से वहाँ हर गेम का प्लेटफॉर्म भी बड़ा था। आज सभी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि कल सुबह ही दोनों कॉलेज आने वाली थी। रात की राध्या के घर राध्या बालकनी में खड़ी मुंबई की हवा को महसूस कर रही थी। सान्वी सो चुकी थी। तभी राध्या का फोन बजा। वो जाकर फोन को बालकनी में लेकर आई तो आरुष का कॉल था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राध्या ने फोन उठाया तो उसने कुछ नहीं बोला। शायद वो पहले आरुष की आवाज़ सुनना चाहती थी। वहाँ से राध्या के ना बोलने पर आरुष बोला। राध्या आरुष के बोलने से वो बस हम्म में जवाब दी। आरुष बोला तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तो राध्या बोली तुम बताओ हम क्या बोले? कल तुम्हारी मैच है तो तुम रेस्ट करो, हम तुमसे कल बात करते हैं। आरुष राध्या को चिढ़ाते हुए बोला ठीक है, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम भूली तो नहीं ना अपना प्रॉमिस। राध्या चिढ़ते हुए बोली हम नहीं भूले, अब फोन रखो, हमें नहीं करनी कोई बात। आरुष राध्या को मनाते हुए बोला अच्छा सॉरी ना, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था। अच्छा कल रात में मैं तुम्हें बताऊंगा हम कहाँ मिल रहे हैं। वो फिर राध्या को परेशान करते हुए बोला। राध्या गुस्सा करते हुए बोली आरुष तुम ना बहुत बेशर्म हो। देखो अभी तुम मैच जीते नहीं हो तो अभी से उछलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ आना तुम्हें मेरे पास ही है क्योंकि ये जीत हो हमें ही मिलने वाली है। अच्छा चलो तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी कॉलेज जाना है। बाय। राध्या ने भी बाय बोल फोन रख दिया। दूसरी ओर आस्था बाथरूम में जाकर प्रेगनेंसी किट से चेक की तो उसमें डबल लिटी थी, जिसे देख को आस्था के होश उड़ गए थे। वो बाथरूम में बैठ रोने लगी। अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को संभाल सके। वो रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद वो आकर बेड पर लेट गई और एबॉसन का फैसला किया। उसने मन में कहा कि मैच के बाद वो एबॉसन के लिए जाएगी। उसने ये बात किसी को ना बताने का सोचा। अगले दिन सुबह 5 बजे सभी लोग कॉलेज पहुंच गए थे। अभी भी हल्का अंधेरा था। सब लड़कियां कैंटीन जाकर चाय पी और सब बातें कर रहे थे। आस्था सबसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी। आरुष और बाकी सब बॉयज चेंजिंग रूम में थे। आरुष सबको गेम के प्लान समझा रहा था। लगभग 8 बजे सब लोग ग्राउंड के चारों ओर बैठ गए थे। आस्था राध्या मीत मयूरी सान्वी सबसे आगे बैठी थी। वही रुचि और उसकी फ्रेंड भी कुछ दूरी पर बैठी थी। तभी रेड स्पोर्ट के कपड़े पहने आरुष की टीम ग्राउंड में आई। उन्हें देख सब लड़कियां हूटिंग करने लगी। कुछ तो आरुष को देख उसका नाम चिल्लाने लगे। राध्या का मुंह बन गया। सबको देख वो बड़बड़ाते हुए बोली इन सबको और कोई नहीं मिला क्या? उसकी हालत देख सान्वी मयूरी मीत आस्था उसे देख हंसने लगे। राध्या उन सबको घूर कर देखते हुए बोली इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, एक बार चारों ओर देखो क्या चल रहा है। जब वो सब देखे तो कबीर तन्मय विवेक राज की भी हूटिंग कर रहे थे। एक लड़की बोर्ड लेकर लिखी थी राज आई लव यू। उसे ऐसा करते देख मीत का पारा हाई हो गया। वो खड़े होते हुए बोली इसे तो मैंने अभी मजा चखाना है। खुद को बहुत वाड़ी क्यों समझती है? वो जैसे जाने को हुई। राध्या उसे खींचकर बैठाते हुए बोली हम यहाँ मैच देखने आए हैं, अब यहाँ कोई तमाशा मत करो। मीत मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ ही देर में येलो टीम भी आ गई। कुछ देर में विवान और आरुष ग्राउंड के बीच खड़े थे और बॉल उछाला जाता है, जिसे आरुष कूदकर बॉल को अपनी टीम के साइड करता है। सब लोग ध्यान से गेम देख रहे थे। बॉल विवेक के हाथ में थी और 3 लोग उसे घेरे हुए थे। जैसे ही तन्मय ने उसे इशारा किया वैसे ही विवेक ने बॉल तन्मय को दी और तन्मय ने बॉल को बास्केट कर दिया। यहीं पर आरुष की टीम को एक रन बना। सब लोग हूटिंग करने लगी। अब बॉल विवान के हाथ में थी। वो सबको चकमा देकर अपने नाम एक रन बना चुका था।
इस बार विवान के कॉलेज के लोग खुश थे और विवान को चेयर कर रहे थे। उनमें शालिनी भी शामिल थी। ये वही शालिनी थी जो राध्या के साथ म्यूजिक जीती थी। शालिनी भी विवान के लिए ताली बजा रही थी। इसी तरह विवान और उसकी टीम ने देखते ही देखते 8 रन बना दी थी और आरुष की टीम बस उनकी स्किल्स देख रही थी। ऐसा नहीं था कि आरुष की टीम कमजोर थी, जबकि बात ये थी कि वो अभी विवान की टीम को ये फर्स्ट राउंड पर मौका दे रही थी। दूसरी ओर विवान की टीम को जीतता देख सब परेशान थे। जब विवान की टीम के 10 रन हुए तो छोटा सा ब्रेक मिला। शालिनी जल्दी से सबके बीच से निकलकर ग्राउंड में आ गई और विवान के पास बैठकर उसे पानी दी। विवान तो शालिनी को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। वो मुस्कुराकर शालिनी से पानी ले लिया। आरुष विवान से दूर बैठा ये सब देख मुस्कुराकर मन में बोला, लड़कियों के बिना तो सबकी दुनिया अधूरी है। अच्छे अच्छे लोग गुलाम बन जाते हैं। फिर उसने राध्या के पास चेहरा देखा तो राध्या परेशान सी उसे ही देख रही थी। उसे ये से परेशान देखकर आरुष ने राध्या को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो राध्या सबके बीच से निकलकर पानी लेकर आरुष के पास आ गई। वो आरुष को पानी दी। आरुष ने बोतल ले ली और बोला, तुम्हें क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो राध्या उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? आरुष राध्या को हैरानी से देखते हुए सोचने लगा, मुझे लगा था मेरे हारने से परेशान है, पर ये पूरी पागल है। इसे बस मेरी चिंता है। यही तो चाहिए था कि एक लड़की मुझे किसी से कैंपर ना करे, ना मेरे पैसे पर मरे। और राध्या बिल्कुल ये सी ही है। आरुष खोया हुआ था जब राध्या उसे जगाते हुए बोली, आरुष हम कुछ पूछ रहे हैं, तुम ठीक हो ना? आरुष होश में आया और राध्या का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ और अभी पूरी मैच बाकी है, इसलिए अभी इतनी जल्दी चोट नहीं लगी। वो बात कर रहे थे, सभी खिलाड़ी रेस्ट कर रहे थे। जब उनका टाइम खत्म हुआ, रुचि दोनों को साथ देख अंदर ही अंदर कूद रही थी। और नहीं राध्या, तुम्हें तो मैं आरुष की लाइफ से ये से निकाल लूंगी कि नफरत करेगा आरुष तुमसे, अगर वो मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं होगा। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह वापस आ गए थे। इस बार मौका विवान के हाथ में था, पर आरुष की टीम भी इस बार मौका देने के कगार में नहीं थी। जैसे बॉल येलो टीम के मेंबर के पास से उछली, शाहिल ने एक मौका दिए बिना बॉल को अपने पास लेकर उछालने लगा तो सभी येलो टीम ने उसे घेर लिया। शाहिल ने मौका देख बॉल को राज के पास उछाल दी, क्योंकि राज बास्केट बहुत पास था, जिससे बॉल के आते ही राज ने बॉल को बास्केट दे दिया। ये से ही 1 पर 1 बॉल आरुष की टीम ने किया और लास्ट में गेम जीत गए। पूरी कॉलेज तालियां और हूटिंग कर रहे थे। वही येलो टीम हार गई थी। विवान खड़ा आरुष की टीम को खुश होता देख रहा था। तब किसी ने उसका हाथ पकड़ा। विवान ने देखा तो वो शालिनी थी, जो मुस्कुरा रही थी। विवान शालिनी को देख बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोला, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? तो शालिनी बोली, तुम क्यों उदास हो, हार जीत तो लगी रहती हैं, तो जाकर उन्हें क्रोजोसन कहो। इस तरह मुंह बनाकर तुम हारी हुई गेम तो नहीं जीतोगे, तो जाओ। विवान परेशान होकर बोला, ठीक है, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर। विवान आरुष के पास गया जो अभी अपनी टीम से गले मिल रहा था। जब उसने विवान को देखा तो रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। विवान बोला, क्रोंग्युजुलन। आरुष विवान के पीछे देखा और बोला, माना कि तू अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर यहाँ आया, पर कम से कम बधाई तो ठीक से दे। उसके बाद आरुष ने अपने हाथ फैला दिया तो विवान भी हंसते हुए उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे विवान ने सबको गले लगाया। राज मीत के पास आया और मीत को गले लगा लिया। तन्मय भी सानवी को गले लगा लिया। कबीर, मयूरी, विवेक आस्था का वेट कर रहा था, पर आष्टा वहां से चली गई।
आस्था खुश थी, पर वो विवेक से कुछ बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम विवेक की वजह से बढ़ गई थी। विवेक उदास सा वहाँ खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे आस्था को मनाए। यहाँ राधा आरुष के पास जैसे उसे गले लगाने गई तो आरुष उसे रोकते हुए बोला, अब मैं तुम्हें सीधा रात को गले लगाऊंगा, तैयार रहना। इतना बोल रेड टीम वहां से चेंजिंग रूम में चली गई। यहाँ आस्था हॉस्पिटल चली गई। उसने डॉक्टर से बात की तो बच्चा अभी सिर्फ 1 महीने का था, जिससे आस्था को एबॉर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर राधा को डर भी लग रहा था। डॉक्टर ने उसे कुछ विटामिन की टैबलेट दी और कहा आप इसे 3 दिनों तक ले, उसके बाद आपका शरीर एबॉर्शन को झेल पाएगा। आरुषि ने टैबलेट ली और बाहर आई तो ना जाने कितनी लड़की का बड़ा पेट देख रही थी। उसने एक बोर्ड पर छोटे बच्चे की तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना पेट देखा और उसे छूने लगी। शायद अभी तुम डेवलप नहीं हुए ना बच्चे, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी सांसें लेना शुरू करो, उससे पहले तुम दूर हो जाओ। आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा कैसे आपको संभालेगी। और मैं जानती हूँ आप अगर इस दुनिया में आए तो सब लोग तुम्हें और मुझे बहुत कुछ सुनाएंगे। खुद को तो समझा लूंगी, पर तुम्हें कैसे लोगों के तानों से बचाऊंगी। सॉरी ना बच्चा। आस्था रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रात को 8 बजे राधा को मैसेज आया, नीचे आओ, गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है। राधा की धड़कन तो ट्रेन से भी तेज हो गई। वो जाने के लिए खुद को तैयार करने लगी। वो कमरे से बाहर निकली और थूक गटकते हुए बाहर जाने लगी तो सानवी उसे रोकते हुए बोली, राधा कहाँ जा रही हो इतनी रात को। तब राधा ने बोला, वो आरुष ने हमें ट्रीट देने वाले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। सानवी ने भी राधा को बेस्ट ऑफ लक कहा और जाने दिया। राधा ने आधा ही सच बोला था। वो जल्दी से नीचे गई तो एक गाड़ी थी। ड्राइवर उतरा और बोला, बैठिए मैडम, आरुष सर ने आपको लाने को कहा है। राधा गाड़ी में बैठ गई और कुछ देर में वो एक शानदार 5 स्टार होटल के सामने खड़ी थी। जब वो अंदर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम पूछा तो राधा ने अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने पोलाइट जवाब दिया, मैम आपको 703 में जाना है, लिफ्ट वहां से है। राधा लिफ्ट की ओर बढ़ गई। यहाँ उसकी धड़कन शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो कमरे के बाहर खड़ी थी। उसमें कोड लॉक था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया तो राधा ने देखा तो उसमें कुछ नंबर थे। राधा ने वो नंबर लॉक पर डाला तो दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर गई तो अंदर एक बहुत बड़ा रूम था और गोल बालकनी थी, गोल बेड और गोल सोफा था। वो रूम की बालकनी से चांद की नज़र सीधा कमरे के बेड पर आ रही थी। उसने सोफे पर देखा तो एक वाइट साड़ी रखी थी और उसके साथ एक चिट भी थी। राधा ने उस चिट को पढ़ा तो उसमें लिखा था, अच्छे से तैयार हो जाओ। राधा पूरे कमरे में देखने लगी तो आरुष उसे कहीं नहीं दिखा। वो साड़ी लेकर बाथरूम चली गई और 10 मिनट बाद जब बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एपिसोड 66। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो उसकी आंखें फटती रह गई। अभी बस 10 मिनट हुए थे और किसी ने रूम को पूरा गुलाब से सजा दिया था और टेबल और हर जगह कैंडल लगा दिया था। राधा ने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो शीशे के सामने गई और बिल्कुल रेड लिपस्टिक लगा लिया। आंखों में काजल और गहनों के नाम पर सिर्फ कान में झुमके पहने। इतने ताज़ा गुलाब होने से राधा से भी गुलाब की स्मेल आने लगी। राधा के ऊपर वो सफ़ेद साड़ी कहर ढा रही थी। पीछे से राधा की गोरी बैक किसी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थे। राधा तैयार तो हो गई थी। वो पूरे कमरे में अकेली थी। उसे कोई नहीं दिखा। ऊपर से आरुष के ये सब करने से वो डर भी रही थी। वो सांस लेने के लिए बालकनी में चली गई। इतनी ऊपर से पूरी मुंबई दिख रही थी।
राध्या खुद को नॉर्मल कर रही थी। वो मन में ही बोल रही थी, क्या जरूरत थी बिना सोचे कुछ भी बोलने, अब वो भूखा शेर हमें छोड़ेगा नहीं। हे कान्हा जी, अब हम क्या करें, कैसे आरुष को रोकेंगे। वो सोच ही रही थी कि किसी ने उसकी साड़ी के नीचे से उसके कमर पर हाथ डाल दिया। राध्या तो डर से जैसे पीछे मुड़ने को हुई तो उसके कान में एक मदहोश आवाज गुंजी, ऐसी ही रहो। राध्या को आवाज पहचानते देर नहीं लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये कोई और नहीं आरुष था। आरुष ने राध्या के बालों को एक साइड से लेकर आगे कर दिया और राध्या की बैक को अपनी चमकती आंखों से निहारने लगा, ऐसा कि जैसे उसके सामने किसी ने उसकी पसंदीदा डिश सर्व की हो। आरुष ने राध्या को अपनी चेस्ट से सटा लिया और अपने एक हाथ से राध्या के पेट को सहला रहा था, तो दूसरे हाथ से राध्या की गर्दन को ऊपर अपने होठ राध्या के गर्दन पर रख दिया, जिससे राध्या कांप उठी। उसने अपने हाथ को पीछे कर राध्या के सफेद शर्ट को कसके पकड़ लिया। आरुष राध्या के पेट को सहलाते हुए उसकी नाभि पर आकर रुका और एक झटके से राध्या को अपनी ओर मुड़ा। राध्या अपनी आंखें बंद ही रखी। आरुष घुटनों के बल बैठ गया। राध्या के पतली कमर देखने लगा, फिर थोड़ी सी साड़ी सरका कर अपने होठ राध्या की नाभि पर रख उसे चूम लिया। राध्या के हाथ आरुष के बालों में चले गए। उसने अपने पैरों को ऊंचा कर लंबी सांस ली। आरुष खड़ा हुआ और राध्या को देखने लगा। राध्या के होठ खुले हुए थे। आरुष ने राध्या के होठों को देखा, जिस पर रेड लिपस्टिक लगी हुई थी। आरुष गला तो राध्या की बैक देखने भर से ही सूखने लगी थी। अब उसके होठ देखकर तो आरुष ने अपनी थूक गटक ली। राध्या अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर वो ये अंदाजा लगा सकती थी कि आरुष आज उसके लिए पागल हो चुका है। वो आरुष को मना करना चाहती थी, पर आरुष का पागलपन देख राध्या की हिम्मत नहीं हो रही थी आरुष से कुछ कहने की। आरुष ने धीरे से राध्या के होठों को छूकर देखा और अगले ही पल उसने राध्या को किस करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आरुष सॉफ्ट किस से पैशनेट किस करने लगा और कुछ देर बाद वो राध्या से अलग हुआ तो राध्या लंबी लंबी सांस लेने लगी। आरुष राध्या के कान के पास जाकर बोला, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो इतनी जल्दी मत थको। इतना बोलकर उसने राध्या को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। गुलाब पर राध्या का बदन और कीमती लगने लगा, पर राध्या अभी भी अपनी उधेड़ बुन में थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आरुष भी बेड पर आ गया और राध्या के होठों पर जो लिपस्टिक जा चुके थे उसकी जगह पिंक कलर दिखने लगा। आरुष फिर से राध्या को किस करने लगा और कुछ देर बाद उसने राध्या की साड़ी से पिन को निकाल दिया और उसे घुमाकर पेट के बल कर दिया और उसकी बेक को चूमने लगा। राध्या के हाथ बेड पर कसते जा रहे थे। जैसे आरुष ने राध्या के हुक को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही राध्या ने आरुष का नाम धीरे से पुकारा, जिससे आरुष रुक गया। राध्या की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आंसुओं को तोड़ दे। उसने आरुष से धीरे से कहा, हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते। राध्या की बात सुन आरुष को ऐसा लगा कि उसने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। क्या इसे कभी मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? आरुष के मन में पता नहीं कितने ख्याल उमड़ने लगे। आरुष बेड से उतर खड़ा हुआ और बिना राध्या की तरफ देखे बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम खुद को ठीक कर लो। राध्या आरुष को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे आरुष वहां से जाने को हुआ तो राध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या तुम हमसे गुस्सा हो? आरुष वैसे ही जवाब दिया, मुझे लगता है ये सवाल जिस पर हम विश्वास करते हैं तुम्हें उससे पूछना चाहिए। राध्या आरुष के पास आकर उसका हाथ पकड़ बोली, आरुष हम बहुत विश्वास करते हैं तुम पर। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमने तुम्हें खुद के पास आने से रोक दिया।
राध्या बोल ही रही थी कि आरुष गुस्से में बोला, राध्या इन्फ बस चुप हो जाओ। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, और ना अब तुम्हें अपने प्यार का विश्वास कराना है। तुम चलो यहाँ से। इतना बोल आरुष ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गया। राध्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने खुद को रोका और बाथरूम जाकर चेंज कर नीचे आई। आरुष कार में राध्या का वेट कर रहा था, पर उसने एक बार भी राध्या को नहीं देखा। जब राध्या कार में बैठ गई, तो आरुष कार लेकर राध्या की घर की ओर चल दिया। आरुष कुछ नहीं बोला, पर राध्या ने बोला, हमारा वो मतलब नहीं था। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? आरुष को अब और गुस्सा आने लगा। उसने कार को साइड किया और राध्या की ओर देख बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों तुम हर बार मेरी इंसल्ट करती हो? हर बार तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ता, पर तुम्हें बस खुद की फिक्र है। राध्या, सारी दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट किया? अगर तुम मुझ पर जरा भी विश्वास करती तो कभी मुझे नहीं रोकती। राध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो हमेशा खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। उसने कभी भी आरुष को हट करने का नहीं सोचा था, पर आरुष की बातें उसका दिल दुखा रही थी। वो अपने परिवार से दूर आई थी, कैसे उन सब का ईमान कुचल देती, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आरुष चुप हुआ और राध्या को देख बोला, राध्या मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए। आरुष के बोलने से राध्या बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। फिर राध्या होश में आकर हकलाते हुए आरुष से बोली, आरुष, क्या तुम्हें ब्रेकअप सालूसिन लगता है? आरुष ने कार स्टार्ट की और चलाते हुए बोला, हाँ, मुझे लगता है। तुम्हें कुछ वक्त लगेगा मेरे प्यार पर विश्वास करने में। राध्या एक तंज भरी मुस्कान लाकर बोली, सही कहा आरुष, तुमने हम दोनों को वक्त चाहिए। इतना बोल वो चुप हो गई। जब राध्या का घर आ गया तो राध्या चुप होकर कार से उतर गई। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। आरुष उसे जाता हुआ देखा। आरुष का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो वहां से निकल गया। जब राध्या अंदर आई तब तक सब सो चुके थे। वो अपने कमरे में चली गई और बालकनी में जाकर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वो बोली, तुमने कितनी आसानी से कह दिया किया हमें दूर रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। क्यों आरुष, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जो लड़की तुम्हें सब कुछ दे अब तुम उसके पास जाना, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो रोते हुए बोल रही थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में गई और बेड पर लेटे गई। वहीं दूसरी ओर आरुष अपने कमरे में था और सोच रहा था और बोला, राध्या, कभी तुमने भरोसा नहीं किया, आज भी तुमने वैसा ही किया। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुम मेरे, हम दोनों बहुत अलग है, इसलिए अब हम अलग रहे वही ठीक है। अगली सुबह सब लोग कॉलेज गए। सभी अपनी अपनी क्लास में थे। आरुष का मूड खराब था, इसलिए वो चुपचाप अपनी बुक पढ़ रहा था। सभी की क्लास जब खत्म हुई तब सभी लोग कैंटीन जाने लगे, पर राध्या ने मना करते हुए कहा, तुम सब जाओ, हमें लाइब्रेरी में काम है, तो तुम सब जाओ, मैं क्लास के टाइम पर तुम सब से मिलती हूँ। राध्या ने सबको मना तो कर दिया, पर वो आरुष से गुस्सा थी। उसने भी सोचा था अब वो आरुष से बात नहीं करेगी। सब लोग उसकी बात मानकर कैंटीन चले गए। वहां पर लड़के पहले से मौजूद थे। सारी लड़कियां जाकर वहां बैठ गई। आरुष ने राध्या को नहीं देखा तो थोड़ा परेशान हो गया। विवेक ने पूछा, आज वो तुम्हारी फ्रेंड राध्या नहीं आई? तो मीत बोली, वो लाइब्रेरी गई है, अब वो हमें सीधा क्लास में मिलेगी। आरुष ध्यान से मीत की बात सुन रहा था, पर किसी से कुछ नहीं बोला। उसने सुबह से राध्या को नहीं देखा था। उसने गुस्से में कह तो दिया था कि वो उसके साथ नहीं रहेगा, पर वो बस राध्या को देखना चाहता था। सब लोग बातें करने लगे।
कुछ देर में सब अपनी क्लास में जाने लगे तो आरुष बाथरूम के बहाने लाइब्रेरी की ओर गया। तो राध्या लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी, जिससे वो छिपकर राध्या को देखने लगा। राध्या का चेहरा बाकी दिन जैसा खिला हुआ नहीं था, वो उदास थी। आरुष को अब जाकर अच्छा लगा कि राध्या उसके सामने थी। उसका दिल तो कर रहा था अभी जाकर राध्या को गले लगा ले, पर वो अपने कहे शब्दों से पीछे भी नहीं हट सकता था, इसलिए वो बस वही खड़ा रहा। दूसरी ओर कोई था जो उन पांचों कपल पर नजर रखे हुए था। एपिसोड 67। राध्या अपने क्लास में चली जाती हैं। यहाँ से आरुष भी अपनी क्लास में चला जाता है। 3 दिन गुजर जाते हैं, पर इस बीच ना राध्या ने आरुष से बात की ना आरुष ने। राध्या को आरुष की कमी बहुत खलती, पर वो अपने स्वाभिमान को खोकर ऐसा प्यार नहीं चाहती थी। आरुष को भी अपनी गलती का एहसास था। वो कई बार सोचता कि वो राध्या को सॉरी बोलकर उसे वापस अपनी लाइफ में ले आए, पर आरुष बहुत ईगो वाला था। बचपन से उसने कभी किसी को भी सॉरी नहीं बोला था, सब उसके आगे उसे नीचे ही लगते थे। इसलिए आरुष राध्या से अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग रहा था। हॉस्पिटल में आज आस्था एबॉस के लिए गई थी। उसका नंबर अभी नहीं आया था, इसलिए वो हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी थी। आस्था अपने आसपास सभी प्रेग्नेंट महिला को देख रही थी। कई महिलाओं का पेट देख आस्था अपने पेट को देखती और सहलाती, पता नहीं क्यों, पर उसे अपने बच्चे को खोने से बहुत डर लग रहा था, जैसे उस बच्चे के सिवा उसकी लाइफ और कोई नहीं है। वो अपने पेट को देखती जो अभी तक फ्लैट था। शायद मेरा बच्चा अपनी सांसें लेना शुरू नहीं किया है। फिर वो दीवार पर एक फोटो देखती है, जिसमें उस बच्चे की भूरी आंखें और गोल मटोल चेहरा देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती हैं, और वो अपने पेट को देख मुस्कुरा कर बोलती हैं, देखना जब तुम आयोग ना तो बिल्कुल मेरी तरह देखोगे। फिर वो कुछ सोचकर भोली सी सूरत बनाकर बोली, पर मैं तो बिल्कुल क्यूट नहीं हूँ। मुझसे अच्छा तो तुम्हारे पापा है, जिनकी आंखें भूरी है और वो मुझसे गोरे हैं। हाँ, तुम ना बिल्कुल विवेक जैसे लगना, वो भी बहुत क्यूट है, पर गुस्से वाले भी। लास्ट लाइन बोलते हुए आस्था के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। आस्था सोच ही रही थी, तब तक नस आकर आस्था का नाम पुकारती है। तब आस्था घबराते हुए उठती हैं और अपने पेट को कसके पकड़ती है, जैसे कोई उसके बच्चे को अलग कर देगा। वो डॉक्टर के केबिन में जाती हैं। तब डॉक्टर बोलती हैं, आस्था पहले मुझे आपकी सोनोग्राफी करनी होगी, और आस्था को लिटाकर उसके पेट पर मशीन रखती हैं, और स्क्रीन पर ब्लैक होल जैसा कुछ दिखता है, जिसे देख आस्था अपना आपा खोए हुए बोली, डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ है? तो डॉक्टर आस्था को एक गोल दाना जैसा दिखाते हुए बोलती हैं, ये आपका बच्चा, और ये आकर देखकर मैं बता सकती हूँ कि आपका बच्चा काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा, पर आपको एबॉर्डन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए प्रोसेस चालू करते हैं। आस्था का ये सुनते ही दिल बैठ जाता है, और वो घबराते हुए बोलती है, डॉक्टर मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, तो इसे क्यों फेंकूं? अगर वो अभी इतना हष्ट पुष्ट है तो वो जरूर इस दुनिया में आना चाहता है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर मुस्कुराकर आस्था को कहती है, हाँ, बच्चा तो ऊपर वाले की देन है, उसे क्यों ठुकराना? आप अपना और बच्चे का दोनों का ध्यान रखिए। आस्था केबिन से बाहर आती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आज वो एक गलती करने से बच जाती हैं। वो बाजार से अपने लिए कुछ फल लाती हैं और घर जाती है तो आस्था और सानवी किचन में खाना बना रहे थे। तो वही मीत और मयूरी एक दूसरे से झगड़ते हुए इधर उधर भाग रहे थे। जब शाम को आस्था पहुंचती है तो सब उसे देखने लगते हैं। मीत उसे देख आस्था के पास आकर उसके चारों ओर गोल घूमकर डिटेक्टिव की तरह सोचते हुए बोलती है, तुम्हें आजकल हुआ क्या है? आजकल बिना बताए कहाँ गुम हो जाती हो?
वही मयूरी पानी पी रही थी। आस्था खुश होकर सबको देखती है और बोलती है, मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका इतना बोलना ही था कि मयूरी के मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है। सान्वी और राध्या दोनों शोक में आस्था के पास आते हैं। चारों मिलकर आस्था को देखते तो कभी उसके पेट को। राध्या आस्था के सर को छूकर देखती है और बोलती है, बुखार तो नहीं है? फिर तुम बहकी हुई बातें क्यों कर रही हो? आस्था राध्या के गालों पर हाथ रख बोलती हैं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं मम्मा बनने वाली हूँ। और तुम सब मौसी। चारों अभी भी सदमे में आस्था को देख रही थी। मीत मयूरी के कान में बोली, मुझे लगता है इसके सर पर चोट लगी है। मयूरी भी बोलती है, हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी आस्था दोनों को घूरते हुए बोलती हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तो सान्वी उसे पकड़कर लाकर सोफे पर बैठती है और सब लोग बैठते हैं। तो मयूरी बोली, अब सच सच बताओ ये सब कैसे हुआ? तो आस्था ने सबको अपनी शादी से लेकर अभी तक क्या हुआ था वो सब बता दी। राध्या आस्था को डांटते हुए बोली, इतना सब हो गया और तुम हमें अब बता रही हो? मीत को विवेक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी होते हुए बोली, मैं इस विवेक को अभी बताती हूँ। पर आस्था ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, मीत प्लीज, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती और मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। और बस विवेक तक ये बात ना पहुँचे। राध्या आस्था को समझाते हुए बोली, पर आस्था तुम कैसे ये सब करोगी? ये इतना आसान नहीं है, एक अकेली माँ बनना। तो आस्था बोली, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं बस इस सेमेस्टर की एग्जाम देकर यहाँ से चली जाऊंगी और अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करूंगी। बस ये वादा करो कि तुम सब में से कोई भी विवेक को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। आस्था के आगे सब हार मान गए और वो सब मिलकर आस्था को वादा कर बोले, हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आस्था सबकी बात सुन खुश हो गई। मयूरी जल्दी से नीचे बैठ गई और आस्था के पेट पर अपने कान लगाकर बोली, मैं सुनना चाहती हूँ। क्या ये मुझे मौसी बोलेगा? तो मीत उसके कान पकड़कर उठाते हुए बोली, जब तक वो 5 महीने का नहीं होगा तुम कुछ नहीं सुन सकती। अब उठो, मुझे भी मेरे भांजे से बात करनी है। आज बहुत दिनों बाद सब खुश थे। राध्या भी आज सब भूलकर सबके साथ आस्था के बच्चे से बात कर रही थी। आज कोई दुख नहीं था। एक मासूम ने सबके चेहरे पर बिना आए मुस्कान दे दी थी। राध्या सान्वी ने खाना बनाया और आस्था को अच्छे से खिलाकर उसे टाइम से सुला दिया। अगली सुबह सब कॉलेज पहुंच गए थे। राध्या ने आस्था का कैंटीन से खाना बंद कर दिया और घर से उसके लिए खाना बनाने लगी। इसलिए वो कॉलेज लेट पहुंची। सब ने क्लास अटेंड की और उनमें से कोई भी आज कैंटीन ना जाकर सब गार्डन गए, जो कॉलेज के पीछे था। सारी गर्ल्स जाकर एक पेड़ के पास चटाई बिछाकर बैठ गई। दूसरी ओर कैंटीन में सारे लड़के लड़कियों को ना देख उनके क्लास में चेक किए तो वो सब वहाँ भी नहीं थी। यार ये सब तो कॉलेज आई है, फिर कहाँ पर है? कबीर बोला। तो राज ने मीत के पास कॉल किया तो मीत को फोन साइलेंट था, जिस वजह से मीत ने कॉल पिक नहीं की। आरुष ने शाहिल को देखा तो उसे पूछा, सारी गर्ल्स कहाँ है, तुमने देखा क्या? तो शाहिल बोला, हाँ मैंने उन लोगों को गार्डन जाते हुए देखा। तो तुरंत सारे लड़के गार्डन की ओर चले गए। वो सब गार्डन में इधर उधर देखने लगे। फिर तन्वी ने देखा कि वो सब पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रही है। एपिसोड 68। 3 दिन बाद राध्या को देख आरुष को अच्छा लग रहा था। विवेक और बाकी सब उनकी ओर चले गए। मयूरू सबको आता देख बोली, अरे तुम सब यहाँ? तो सभी लोग मुड़कर सारे लड़के को देखने लगे। राध्या ने जैसे ही आरुष को देखा तो अपना सिर नीचे कर लिया। कबीर मयूरी के पास बैठते हुए बोला, तुम सब आज कैंटीन नहीं आए तो हमें लगा तुम सब वापस घर चली गई हो। राज मीत के पास बैठते हुए बोला, और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
तो मीत अपना फोन चेक कर बोली वो मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। राध्या ने आरुष को इग्नोर कर अपना सिर आस्था की ओर मोड़ ली और टिफिन से बिरयानी लेकर आस्था को खिलाने वाली थी। तब आस्था मुंह बनाकर बोली बस करो अब मैं ठीक हूँ। विवेक आस्था के पास बैठ गया पर आस्था ने विवेक को देखा भी नहीं। राध्या आस्था को डांटते हुए बोली चुपचाप इसे खत्म करो। उसके डांटने से आस्था मुंह बनाकर खाने लगी। कबीर आस्था को देख बोला क्या बात है आज ये सब तुम पर इतनी मेहरबान क्यों है। तब मयूरी बोली वो आस्था की तबीयत खराब है इसलिए सब उसे खिला रहे हैं। आरुष इतनी देर से खड़ा था। वो राध्या के पास जैसे बैठा राध्या वहां से खड़ी हुई और बोली वो मुझे याद आया कि मुझे लाइब्रेरी किताबें वापस करने जाना है। इतना बोल वो वहां से चली गई। आरुष राध्या के बहाने समझ गया वो उसे बात नहीं करना चाहती थी। आरुष कुछ देर वहां बैठा रहा फिर खड़ा होकर वो भी वापस चला गया। वो राध्या को ढूंढने लगा। जब उसे राध्या को कैंटीन में अकेला बैठे देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। वो उससे दूर होने के बहाने खोजने लगी। वो जल्दी से राध्या के पास गया और टेबल पर अपने हाथ रख बोला जल्दी से मेरे साथ चलो। राध्या ने उसे देखा और बोली हम नहीं जाएंगे और अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है तो क्यों हम तुम्हारी बात माने। राध्या की बात सुन आरुष को और गुस्सा आया। वो राध्या की ओर झुककर बोला मुझे मजबूर मत करो वरना यहाँ सबके सामने तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। आरुष की बात सुन राध्या को थोड़ा डर लगा पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आरुष फिर बोला 5 मिनट है जल्दी से पार्किंग में आ जाओ वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से लगाऊंगा। इतना बोल आरुष वहां से चला गया। राध्या उसे देख बोली पूरा सनकी इंसान है हमें यही मिला था। प्यार करने को राध्या भी पार्किंग चली गई। वहाँ कार में आरुष बैठा राध्या का वेट कर रहा था। राध्या आई तो आरुष उसे देखा और बैठने का इशारा किया। राध्या बिना कोई भाव के कार में बैठ गई। आरुष ने कार स्टार्ट की वहां से निकल गया। दूसरी ओर गार्डन में विवेक आस्था को बहुत गौर से देख रहा था। उसे आस्था पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी और आस्था का वेट भी कुछ बड़ा हुआ दिख रहा था और उसे देख विवेक थोड़ा परेशान भी था क्योंकि उसने सुना कि आस्था की तबीयत ठीक नहीं है। वो आस्था से पूछना चाहता था पर उस दिन के बाद विवेक की हिम्मत नहीं थी कि वो आस्था से पूछे। एयरपोर्ट पर एक लड़की जिसने वाइट टॉप ब्लैक स्कर्ट को इंक कर पहना था। सेक्सी फिगर बहुत गोरे चेहरे पर मेकअप की पुताई की थी। वो कहीं से भी एक इंडियन गर्ल नहीं थी। भूरे बाल आंखों पर चाशमे वो जाकर टैक्सी में बैठ टूटी फूटी हिंदी में ड्राइवर को विवेक के घर का एड्रेस देकर निकल गई। आरुष ने गाड़ी को अपने फार्म हाउस पर रोकी और राध्या के तरफ का दरवाजा खोला। राध्या आरुष के पीछे उसके अंदर चली गई। आरुष का मूड खराब था। उसने राध्या को देखा और सोफे पर बैठ गया और बोला मुझे भूख लगी है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। राध्या आरुष को देखते हुए बोली हम क्या करें वैसे भी अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म तो अब हम ये से अजनबी के लिए कुछ नहीं बनाएंगे। आरुष राध्या को देख गुस्से में बोला तुम पहले मेरे लिए कुछ बनाओ वरना मैं अभी तुम्हें ही खाऊंगा। राध्या जल्दी से किचन चली गई और आरुष के लिए नूडल्स बनाने लगी। उसने पानी गैस पर चढ़ा दिया और सब्जी काटने लगी। आरुष किचन के पास खड़ा राध्या को देख रहा था। वो जल्दी से जाकर राध्या को पीछे से हक कर लिया और अपना चेहरा राध्या के गर्दन में छुपा लिया। राध्या के हाथ रुक गए। उसने अपने गर्दन पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। क्या आरुष रो रहा था? उसके दिमाग में यही बात आई। राध्या ने धीरे से आरुष का नाम पुकारा। आरुष धीरे से बोला आई लव यू, कभी मुझसे दूर मत जाना। अगर मैं गुस्से में कुछ ऐसा वैसा भी बोल दूं तब भी नहीं। आरुष ने राध्या को अपनी ओर मोड़कर उसके आंखों में देखते हुए बोला सॉरी, सब मेरी गलती है।
और अपने कान पकड़ बोला, इसके बाद कभी ये सी गलती नहीं करूँगा। चाह कर भी तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। राध्या तब से आरुष की आंखों में सच्चाई और पछतावा देख रही थी। फिर राध्या बोली, आरुष हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस बुरा लगा था कि तुम बस हमारे जिस्म से प्यार करते हो और हमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें अपना स्वाभिमान भी दे, क्योंकि हमारा परिवार भी है और हम उन्हें तुमसे बढ़कर चाहते हैं। जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, पर ये सच है। अभी हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम उस वक्त तुम्हें नहीं रोकेंगे जब हम और तुम पूरी जिंदगी के लिए एक हो जाएंगे। आरुष राध्या के गले लग गया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और कभी बिना तुम्हारी मर्जी के अपनी हद पार नहीं करूंगा। एपिसोड 69। आरुष ने राध्या को घर छोड़ा। राध्या घर आई तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मतलब सब सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। वो भी सबके साथ बैठ गई। मीत का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वो कभी इधर देखती तो कभी उधर और टेबल पर अपना सिर रख बोली, काश अगर पढ़ाई की खोज करने वाले मेनू मिलते तो मैं उनसे पूछती क्यों हमारे साथ जुल्म किया, ऐसा क्या किया था हम मासूमों ने, पर अफसोस मेरे मारने से पहले ही वो मर गए। सब मीत की बात ध्यान से सुन रहे थे। सब मीत की बेतुकी बात सुन रहे थे। सब उसे देख हंसने लगे, सिवाय मयूरी के, वो भी मीत की ही प्रजाति की थी। मीत सबको घूरते हुए बोली, बस मैंने कोई जोक नहीं मारा है। फिर मीत आस्था के पेट पर हाथ रख प्यार से बोली, मेरे छोटे छछूंदर, तुम भी मौसी के ऊपर हंस रहे हो, मुझे पता है तुम इन लोग जैसे नहीं हो। फिर वो सब घूर कर देखते हुए बोली, जब तुम आ जाओगे तो मैं इन सब से तुम्हारी पोटली साफ करवाऊंगी। सानवी मीत को बोली, तो तुम क्या करोगी? मीत आस्था के पेट पर हाथ रख बोली, मेरा छछूंदर और उसकी मौसी साथ में खेलेंगे। बस अभी वो नहीं आया है और तुम सब उसके लिए अभी से लड़ने लगे हो, और नहीं तो क्या कुछ महीनों में तुम हम लोगों से दूर चली जाओगी। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सब खुश थे और दुखी भी। मित्तल मेंशन। जब विवेक घर पहुंचा तो सब उसे देख रहे थे। शीना विवेक की भाभी बोली, क्या बात है देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। विवेक को शीना की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। भाभी ये आप किस बारे में बात कर रही है? तो विवेक की माँ बोली, नालायक, तूने हम लोग से छुपाया क्यों? हम तुझे थोड़ी ना मना करते, वैसे भी आजकल के बच्चों को जो भी पसंद हो सब मान जाते हैं। विवेक बस खड़ा उन सब की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। तभी शीना के पीछे से आवाज आई, बेबी तुम आगे, वो इंग्लिश में बोली। विवेक इस आवाज को अच्छे से जानता था। उसने शीना के पीछे देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई, पर उसने सबको देख खुद को शांत किया। वो कोई और नहीं एलिना थी। एलिना आकर विवेक को गले लगा ली और एक किस कर बोली, आई मिस योर बेबी, तुम बिना बताए क्यों यहाँ आ गए? विवेक शांत था, उसने एलिना को हक नहीं किया। उसका माइंड पहले के ख्यालों में खोया था। कैसे एलिना ने उसे धोखा दिया, विवेक का सोचकर ही सर फटने लगा था। उसने एलिना को खुद से अलग किया और बोला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोल वो बिना रुके वो अपने कमरे में चला गया। यहाँ एलिना के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो मन में बोली, विवेक तुम पहले भी बेवकूफ़ थे और आज भी बेवकूफ़ हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ला सकती हूँ। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ये सही जाने दूँ। शीना बोली, एलिना तुम जाकर उससे बात करो, शायद वो थोड़ा नाराज हैं। एलिना ने भोली सी शकल बनाकर बोली, भाभी देखिए ना, वो अभी तक मुझसे गुस्सा है। तब विवेक की माँ ने एलिना के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा मेरा विवेक अच्छा है, बस थोड़ा गुस्सा करता है। जाओ जाकर उससे बात करो। एलिना वहां से विवेक के रूम की ओर चल दी। विवेक बालकनी में खड़ा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से किसी ने विवेक को हक कर लिया। वो एलिना थी।
विवेक को समझ आ गया। उसने तुरंत एलिना का हाथ अपने कमर से हटाकर उसे झटक दिया। विवेक गुस्से में पलटा। तुम क्यों वापस आई हो? एलिना प्यार से बोली। सॉरी बेबी, गलती मेरी थी। मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगी। बट वन मोर चांस प्लीज। एलिना ने भोला सा चेहरा बनाकर बोली। विवेक बोला, मेरे कमरे से बाहर जाओ अभी। पर मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा बाहर जाओ। पर विवेक एलिन का हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। एलिना कमरे के बाहर आते ही गुस्से में आ गई और सीधा अपने कमरे में जाकर गुस्से में बोली, मैं वापस तुम्हारी लाइफ में आई हूँ, वापस जाने के लिए नहीं, वक्त आने पर मैं तुम्हारी फैमिली की जान भी ले सकती हूँ। विवेक के कमरे में अपने बेड पर लेटा था। न जाने कितने दिन से आस्था ने उससे बात नहीं की थी। आज एलिना मेरे इतने पास थी, पर मुझे उसके लिए कोई फीलिंग नहीं आई। तो क्या मैं आस्था से प्यार करने लगा हूँ? पता नहीं क्यों, पर आज आस्था की आवाज़ सुनने का बहुत मन हो रहा है। विवेक आस्था के बारे में सोच रहा था। इन 1 महीनों में आस्था ने विवेक से इतनी दूरी बना ली थी, पर आज विवेक को आस्था की बहुत याद आ रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और आस्था के पास लगा दिया। आस्था इस वक्त सो रही थी। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने बिना देखे टेबल से फ़ोन उठाकर नींद में बोली, हेलो। सामने से जब विवेक ने आस्था की आवाज़ सुनी तो उसने टाइम देखा तो उसमें 12 बज रहे थे। आस्था को नींद में बोलता देख विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आस्था नींद में इरिटेट होते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? जब बात नहीं करनी तो फ़ोन क्यों करते हो? विवेक ने धीरे से कहा, तुम्हारी याद आ रही थी। विवेक की आवाज़ आस्था जल्दी से पहचान गई। उसकी नींद अब गायब हो चुकी थी। कैसी हो तुम? विवेक ने पूछा तो आस्था ने कहा, तुमसे मतलब। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, पर हम दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? आस्था तंज में बोली। विवेक, तुम दोस्त का मतलब जानते हो? और कितनी दोस्त के साथ तुम हम बिस्तर हो चुके हो। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। ना मैं अब तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, ना गर्लफ्रेंड, ना कोई दोस्त। बस एक फेवर करो, जितना हो सके मेरी लाइफ से दूर रहो। आस्था की बातों से विवेक बहुत हट था। आस्था की एक एक बात विवेक को तीर की तरह चुभ रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। विवेक ने फ़ोन को दूसरे कोने में फेंक दिया और अपने और आस्था के बारे में सोचने लगा। और कितनी दूरी आस्था, हर पल तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, अपने गुस्से की वजह से तुम्हारी दोस्ती भी खो दी। कभी तुमने ही मुझे सामने से दोस्त बनाया था, आज तुमने ही सब खत्म कर दिया। लेकिन पत्नी मैंने तुम्हें बनाया था और ये खत्म मेरी मर्जी से होगा। बहुत जल्द तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगा, ये वादा है तुमसे। एपिसोड 70। अगली सुबह सभी कॉलेज के लिए निकल गए थे। आज कॉलेज के बोर्ड पर सभी स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका था। आस्था, मीत, मयूरी, राध्या, सानवी सभी वहां खड़े भीड़ को देख रहे थे। सानवी, अरे इतनी भीड़ में हम लोग कब बोर्ड तक जाएंगे? मीत मुस्कान लिए बोली, तुम सब टेंशन न लो, मैं किस लिए हूँ। फिर मीत ने जोर जोर से बोलना चालू किया, अरे बाहर गेट से पॉपुलर सिंगर शिवा आ रहे हैं। इतना सुनना ही था कि सब लोग बोर्ड छोड़कर बाहर भाग गए। चारों मीत को देखने लगी तो मीत ने सबको कहा, मुझे बाद में देखना, पहले चलो बोर्ड को देखते हैं, वरना बवंडर फिर आ जाएंगे। वही कुछ दूर पर आरुष और उसके दोस्त वहां खड़े थे। वो सभी मीत के कारनामे देख चुके थे, इसलिए सब लोग राज को घूर रहे थे। बेचारा राज अपनी मुंडी नीचे कर खड़ा था। वो सभी चल के बोर्ड के पास गए। सारी गर्ल्स वही खड़ी थी। सानवी पूरी तरह से टाइम टेबल देखने में बिजी थी। आरुष बोला, तुम सब क्या कर रही हो? राध्या और बाकी सब पीछे मुड़कर देखी तो आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज वहां खड़े थे। मयूरी जवाब देते हुए बोली, वो हम सब यहाँ टाइम टेबल देखने आए थे।
कबीर बोला अच्छा पर एक बात बताओ आस्था आजकल तुम्हें क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम काफी वेट गेन कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अगर तुम पतली हुई तो फिट रहोगी और बीमार नहीं होगी। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं जिम का इंतजाम कर सकता हूँ। आस्था को और बाकी सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को कैसे समझाए। वहाँ खड़े आरुष तन्मय राज विवेक आस्था को देख रहे थे। राध्या ने बात संभालते हुए बोली, अरे मैं इसे समझाती हूँ कि थोड़ा कम खाए पर आजकल इसे बहुत भूख लगती है। सारी लड़कियां राध्या की हाँ में हाँ मिलाती है। बात करने के बाद सब अपनी अपनी क्लास में चले गए। कैंटीन में सब बैठकर बात कर रहे थे। वो सभी बात कर रहे थे तब वहाँ एलिना भी आती है। वो आकर विवेक को पीछे से हक कर लेती हैं। सब लोग विवेक को देखने लगते हैं। विवेक जब देखता है कि एलिना ने उसे सबके सामने हक कर लिया है तो वो एलिना को दूर करते हुए बोलता है, एलिना बिहेव योर सेल्फ, ये लंदन नहीं इंडिया है। एलिना विवेक की बात को इग्नोर कर बोलती हैं, बेबी मेरा प्यार इंडिया या लंदन में एक जैसा ही रहेगा। वो बिना किसी की परमिशन के एक चेयर लेकर उन सबके साथ बैठ जाती हैं। सब लोग एलिना को बुरी तरह से घूर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि एलिना कौन थी। वही गर्ल्स को एलिना के बारे में पता तो था पर उन लोगों को एलिना को कभी देखा नहीं था। एलिना सबके हाथ बढ़ाकर बोलती हैं, आई एम एलिना। तो राध्या बस धीरे से बोलती है, हेलो हमारा नाम राध्या है। योर लैंग्वेज इज डिफरेंट, तुम काफ़ी मिडिल क्लास घर से लगती हो। एलिना ने सबके सामने राध्या के पहनावे को और उसकी भाषा को जज किया था। वहाँ बैठे सभी को गुस्सा आ रहा था। सबसे ज्यादा मीत को और आरुष को आ रहा था। आरुष जैसे कुछ बोलने गया वैसे ही राध्या ने टेबल के नीचे से आरुष का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। आरुष राध्या को देखा तो राध्या ने उसे अपनी पलकें झपकाकर चुप रहने को कहा पर मीत चुप न रह सकी। उसने तंज में मुस्कुरा कर कहा, वो क्या है ना राध्या, हम सब मिडिल क्लास तो है पर लड़कों से पैसा लेकर तो अमीर नहीं हो सकते ना। वैसे विवेक, मैंने सुना था तुम्हें किसी लड़की ने पैसों के लिए फंसाया था। क्या लंदन में सभी लोग ये से होते हैं? मीत की बात सुन सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। राध्या ने मीत को आंखें दिखाई ताकि वो चुप रहे पर मीत ने उल्टा राध्या को आंख मारी। आस्था खामोश थी, उसे बुरा लग रहा था इतनी जल्दी विवेक ने एलिना को माफ कर दिया और उसे अपने घर ले आया। यहाँ एलिना मीत की बात सुन तिलमिलाई हुई थी पर उसने एक झूठी सी मुस्कान दी। पर मीत तो मीत थी, वो इतनी जल्दी चुप कैसे होती? अच्छा विवेक, तुमने बताया नहीं जो लड़की तुम्हारे साथ पैसों के लिए थी, क्या वो इतनी गरीब थी कि पैसों के लिए कई लड़कों को फंसाती थी? विवेक चुप रहा लेकिन एलिना जल भून चुकी थी इसलिए वो खड़ी हुई और बोली, मुझे कुछ काम है, मैं फिर कभी मिलूंगी। वो वहां से चली गई। राध्या ने मीत के कान पकड़कर बोली, तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती क्या? उसे कितना बुरा लगा होगा। मीता, राध्या मेरे कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं, तुम ना कम बोलो वरना एक दिन मुसीबत में आ जाओगी। अरे ये से कैसे? मीत कौर को हराना कोई बच्चों का काम नहीं। मीनू मुसीबत में डालने के लिए जिगरा चाहिए जो इन अंग्रेजों के पास कतई नहीं मिलने वाला। आरुष भी मीत का साथ देते हुए बोला, मीत तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं खुश हूँ तो बोलो क्या लोगी? मीत खुश होकर बोली, सच में मैं जो मांगूंगी दोगे? आरुष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है तो मेरा प्रोजेक्ट बना दो। वो क्या है ना? मीनू बिल्कुल भी मन नहीं है तो तुम कर दो। आरुष पहले तो मीत को घूर कर देखा फिर राज को देख बोला, ओके राज, तुम मीत का प्रोजेक्ट करोगे। राज कभी मीत को देखता तो कभी मीत खड़ी हुई और राज को बोली, चलो जल्दी, टाइम नहीं है।
बेचारा राज मुंह बनाकर चला गया। विवेक आस्था को देख रहा था, पर आस्था के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। भले आस्था का वजन प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रहा था, पर विवेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी आस्था से उतना ही प्यार करता था। उस रात के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जिस दिन विवेक को उस बात का गिल्ट ना हुआ हो, पर उसे उम्मीद थी कि वो आस्था को मना लेगा। एक ना एक दिन आस्था उसे अपना लेगी। आस्था जब खड़ी हुई तब विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए घर जा रही हूँ, आस्था ने कहा। पर सान्वी, राधा, मयूरी ने उसे एक साथ ना कहा। उन सबके एक साथ बोलने से सब लोग उन तीनों को देखने लगे। राधा ने बात संभलते हुए बोली, पर तुम जाओगी कैसे? आस्था बोली, वो मैंने ऑनलाइन टैक्सी मंगवा ली है। सान्वी बोली, ठीक है, घर जाकर कॉल कर देना। आस्था ने हाँ मैं जवाब देकर वहां से चली गई। सब लोग कुछ देर बातें कर घर की ओर निकल गए। दूसरी ओर खुराना फैमिली, आरुष का परिवार आज वहां पर सभी लोग, जैसे राज का परिवार, तन्मय का परिवार, विवेक के परिवार, कबीर का परिवार, सब लोग आरुष के घर आए हुए थे। इसलिए आरुष, तन्मय, कबीर, राज, विवेक आज आरुष के घर गए। सब लोग गार्डन में बैठे थे। शीना, विवेक की भाभी, सब लोग के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। पांचों लड़के वहां पहुंच गए तब आरुष के पापा उन सबको देख बोले, आओ बच्चों बैठो, तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। जी अंकल बोलिए ना, तन्मय बोला। तब कबीर के पापा बोले, बच्चों तुम सब जानते हो अब हमारी एज हो चुकी है। हम पांचों कॉलेज में थे, तब अपना खुद का बिजनेस चालू किया और हम सब मिलकर इस बिजनेस को मुंबई के बाहर शहरों में ले गए। तन्मय के पापा बोले, इसलिए हम चाहते हैं अब आप सब बिजनेस और पढ़ाई दोनों हैंडल करो, वैसे भी अब तुम सबका लास्ट ईयर है। विवेक के डैड बोले, विवेक एक बात और, तुम्हारा बड़ा भाई अब अमेरिका शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ का काम काज तुम संभालो। सभी लड़के राजी थे। वैसे भी यही वक्त था कि वो अपने करियर में सेटल हो जाए। सब लोग तैयार हो गए, पर कबीर एक एक्टर भी बनना चाहता था, इसलिए उसने दोनों काम साथ में हैंडल करने के लिए तैयार था। ठीक है, कल से आप सब ऑफिस जाएंगे। सब तैयार हो गए। वही रुचि भी एमडी की पोस्ट पर आरुष के ऑफिस में आ चुकी थी। रुचि ने ये सब आरुष से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए की है। सभी हीरो ने अपनी हीरोइन को ये बात बता दी थी, जिससे सभी लड़कियां उनके आने वाले समय के लिए उन्हें गुड लक दे रही थी। कल आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज सभी को ऑफिस जाना था। कल उन सब का पहला दिन था, इसलिए वो सब आराम कर रहे थे। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।